देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके देखे, जिसमें पहला रडार हम लोग ने डॉपलर रडार देखा। उसके बाद हम लोगों ने डॉपलर रडार से कुछ अलग एमटीआई रडार देखा, जिसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गए थे स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात करें। उसमें अगर आप लोगों ने एमटीआई रडार का थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, तो एमटीआई रडार में अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी भेजते थे, वो आपको याद होगा कि वो एफ एल प्लस एफ सी होता था, जो आपका स्टेलो फ्रीक्वेंसी होता था, स्टेबल लोकल ऑसिलेटर, और कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग ट्रांसमिट करते थे। और जो रिसीव करते थे वो सिग्नल होता था जो आपका एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी। तो जब ये रिसीव करते जाएंगे तो इसको हम लोग मिक्सर से पास करते करते ये सब चीजों को हटाते जाएंगे, फिर लास्ट में अपन फेस डिटेक्टर से पास करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि हम लोग फेस में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको अपन पकड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको डिले लाइन कैंसलर से पास करते हैं। डिले लाइन कैंसलर अगर आपको ध्यान में होगा, तो डिले लाइन कैंसलर क्या करता है, सिंपल सा चीज है कि अगर आपका यहाँ पे एनवायरमेंट है, यहाँ पे आपका पेड़ है, पहाड़ है और झरने हैं, और यहाँ पे आपका टारगेट आ रहा है, तो क्या होता है कि एंटीना से बार बार चीजें इससे भी टकरा के आती हैं, इससे भी, पानी से भी टकरा के आएंगी, और कहीं से भी टकरा के आएंगी, और टारगेट से भी टकरा। तो ये जो इधर इधर से जो टकरा के आता है, इसको अपन क्लटर बोलते थे। क्लटर से जो सिग्नल आ रहा है वो हमको रिजेक्शन करना रहता है, और जो मेन टारगेट से जो इको आता है उसको हम लोगों को सिलेक्शन करना होता है। इसलिए डिले लाइन कैंसलर में हम लोग क्या करते हैं कि दो स्वीप को हम लोग आपस में माइनस करते हैं। तो क्या होता है कि जो स्टेशनरी आइटम होते हैं उसके जो इको होते हैं वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो आपका टारगेट से आता रहता है उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड बच जाता है, और उसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल वर्जन भी देखा था, मैथमेटिकली कैसे हम लोग एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से माइनस करते हैं, और उसके बाद जो एम्पलीट्यूड बचता था आपका, वो आपका जो v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 होता था, तो वो आपका बचता था 2k साइन पाई एफ डी टीपी, और यहाँ पे आता था कॉस, और यहाँ पे टर्म होते थे। तो मुद्दा ये था कि ठीक है, आपका सिनोसाइडल जब डिले लाइन कैंसलर होने के बाद आप जब डिटेक्ट कर रहे हो कि टारगेट मूव कर रहा है, तो आपका कुछ एम्पलीट्यूड होता है, सिनोसाइडल वेव होता है, और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ फेस होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड किस पॉइंट पे ये जीरो हो जाता है। जब वो सब अपन निकाले तो अपन को ये पता चला कि जब अपन कर्व इसका प्लॉट करते थे तो ऐसा 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 पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी एफ पी, फिर 2 FP, तो ये जो पॉइंट होता था इस समय में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये घट के जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई टारगेट मूव कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वो स्पीड उस समय टारगेट दिखता नहीं है, तो उस स्पीड को हम लोग ब्लाइंड स्पीड कहते थे। और उसका भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था जो n लैम्डा इंटू एफ पी बाय 2 था। तो यहाँ तक की हम लोगों ने कहानी देखी थी, और यहाँ पे हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आपको ये अभी तक समझ में, मैं इसलिए ये सब रिवाइज किया क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक इन सब से जुड़ा हुआ ही है, इसलिए। तो अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जो ये ब्लाइंड स्पीड है, जो टारगेट जिस स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड किस पे डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ ब्लाइंड स्पीड मतलब ये कब होगा, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, तो उस पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी जो अपने हाथ में है। हम क्या हो रहा है कि एक पल्स को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक पल्स भेजे, फिर कुछ इंटरवल में दूसरा पल्स, फिर तीसरा पल्स, तो एक पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर पल्स रिपीटेशन इंटरवल हो गया कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम लोग फिर से सेम पल्स भेजते हैं, फिर सेम पल्स भेजते हैं, फिर सेम पल्स भेजते हैं। तो ये जो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है, इस पे ये ब्लाइंड स्पीड डिपेंडेंट है। और अगर आप सोचोगे डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लाइंड स्पीड कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कि अगर कोई टारगेट किसी को, आपका मान लो जो आपका दुश्मन है, उसको अगर खुफिया तरीके से पता चल गया कि आप कौन सा पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसी हिसाब से वो ब्लाइंड स्पीड कैलकुलेट करके उसी स्पीड में वो टारगेट मूव करेगा। तो आपका जो आपका रडार है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये ब्लाइंड स्पीड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने देखा कि ये किस पे डिपेंडेंट है ब्लाइंड स्पीड। तो ब्लाइंड स्पीड डिपेंडेंट है आपके पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पे। तो
ये अपन एक काम कर सकते हैं कि देखिए, आपको इस टॉपिक का नाम आपको मैं बता देता हूँ। ये टॉपिक है स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैगर्ड का मतलब क्या है, कि आप यहाँ पे एक प्लॉट ले लीजिए जो फ्रीक्वेंसी का होगा और आपका एम्पलीट्यूड का होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पहला बात, आप लेट सपोज कि आपने एक पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी रखा f1, तो हर f1 फ्रीक्वेंसी के बाद आपका पल्स रिपीट करता है। तो लेट सपोज यहाँ पे ये रिपीट, यहाँ पे ब्लाइंड स्पीड हुआ, फिर एक बार पल्स हुआ, ऐसा करके आपने भेजते गया। ये लेट सपोज फ्रीक्वेंसी f1 है, फिर ये 2f1 है, ये 3f1 है, f1 की ही मल्टीपल टाइम्स में ही चलता जाएगा। और एम्पलीट्यूड, तो आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पीड बना दे रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है f1, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका वो दिखेगा नहीं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए हम लोग कर सकते हैं यूज ऑफ मल्टीपल मल्टीपल वेव फॉर्म विथ डिफरेंट पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर हम लोग पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ही बार बार चेंज करने लगेंगे, जो हम लोग अपने दुश्मनों को ना बताएंगे, और बार बार पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाएगा, तो इससे क्या है कि ये अलाउ करेगा कि आपका जो मूविंग टारगेट है वो एलिमिनेट होना बंद हो जाएगा। वो जो दिखना बंद हो गया था वो बच जाएगा, तो एलिमिनेट होना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग लेट सपोज कि एक टाइम पे हम लोग ने पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी f1 यूज किया, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ने चेंज कर दिया, या एक बार f1 यूज करते, फिर अचानक से f2 यूज करते, फिर f3 यूज करते, फिर f1 यूज करते, ऐसे बार बार अपन चेंज कर रहे हैं। तो लेट सपोज दूसरा पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो उसका अगर अपन ग्राफ बना दे, तो लेट सपोज ये आपका, मान लो यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे ये ब्लाइंड स्पीड आया, फिर ये मान लो इस पॉइंट पे ब्लाइंड स्पीड आया, ठीक है, और फिर ये मान लो इस इस पॉइंट पे आया, और ये मान लो ऐसे आया, ठीक है। ये इस पॉइंट पे जैसे ये हो गया, आपको मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ये हो गया आपका f2, ये हो गया 2f2, और ये हो गया 3f2। और लेट सपोज कि ये आपका जो ये f1 चल रहा था, तो ये f1 है, ये 2f1, ये 3f1 है, और ये आपका आ गया 4f1, ठीक है। तो अच्छा, अभी है, अब देखो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर f1 फ्रीक्वेंसी अगर अपन यूज कर रहे हैं पल्स रिपीटेशन के लिए, तो हो सकता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पीड हो जाए, लेकिन अपन जस्ट दोबारा f2 यूज करेंगे दूसरे फ्रीक्वेंसी में, तो समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, या यहाँ पे ब्लाइंड स्पीड नहीं था, यहाँ पे वो गायब हो रहा है। फिर अपन दूसरा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, तो हो सकता है कि वो वहां पे, मतलब देखो, दोनों का जो ब्लाइंड स्पीड का जो अलग अलग टाइम है, या एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग है। तो आप एक पॉइंट पे अगर मान लो कोई एक फ्रीक्वेंसी यूज करते हो, तो आपको लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जा रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई टारगेट ही नहीं है, लेकिन आपने दूसरा फ्रीक्वेंसी यूज किया तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे टारगेट था, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्पीड हो चुका था। तो ऐसा अपन बार बार अलग अलग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी यूज करते जाएंगे, तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, वो कंफ्यूजन था, या फिर वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ब्लाइंड स्पीड था, बट दूसरे फ्रीक्वेंसी में वो दिख रहा है, वो टारगेट दिख रहा है। तो हम लोगों को हर डाउट को क्लियर करने के लिए, जैसे अपन को रहता है ना कि एक रास्ते दो रास्ते, तो अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर करके अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ब्लाइंड स्पीड तो नहीं हो रहा है, मतलब टारगेट है कि नहीं है। तो ये था। अब मैं आपको इसमें बस एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपन ऐसा यूज करते हैं कि दो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, f1 और f2, एक बार f1 यूज किए, फिर एक बार f2 यूज किए, ऐसे अपन बार बार चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को इस दो फ्रीक्वेंसी यूज करने में कहाँ पे अपन को डाउट आएगा या फिर प्रॉब्लम आएगा। तो देखो, इस पॉइंट पे ये फ्रीक्वेंसी भी यूज कर रहे हैं, तो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, और इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं तो भी एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर होगा जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मतलब कोलाइड करेंगी, और वो फ्रीक्वेंसी
उस समय वो ब्लाइंड स्पीड कहलाएगा स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो उसको अगर अपन को निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पे 3f2 है इक्वल टू 4f1 है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, उसी टाइम पे वो हो रहा है। तो यहाँ से आप दोनों का निकाल सकते हैं कि 4/3f1, मतलब अगर आपने f1 यूज किया है, मान लो 2 किलोहर्ट्ज, आप 2 किलोहर्ट्ज की आपकी पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इंटू 4/3 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हैं उसका ब्लाइंड स्पीड कितना होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो अल्टीमेटली स्टैगर्ड का मतलब होता है स्टैगर्ड, बार बार यूज करना, तो बार बार अलग अलग चीजों को चेंज करना, स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। होपफुली ये 7 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप इसको ब्लाइंड स्पीड जो मैंने आपको रिवीजन के तहत आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताते गया, उसी के तहत आप स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वाला, हाँ बोलो, बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर। रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर, देखो नाम से आपको ये इस टॉपिक के बारे में क्या समझ में आता है। बेसिकली ये एक फिल्टर है। फिल्टर का काम क्या होता है, कोई चीज को रोकना, कोई चीज को पास करना, अल्टीमेटली वही होता है। पानी का फिल्टर भी क्या करता है, कीटाणुओं, वही जो कंकड़ वगैरह छोटी छोटी चीजें होती है उसको रोक देता है और पानी को पास कर देता है, जो अच्छी अच्छी चीजें। तो फिल्टर का काम तो वही होता है। कहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, डॉपलर रडार पे, या डॉपलर ने इन्वेंट किया तो डॉपलर फिल्टर आ गया, ठीक है। रेंज गेटेड क्यों है, क्योंकि ये रेंज के बेसिस पे आपका बंधा हुआ है, अलग अलग रेंज के बेसिस पे। देखो बात ये होती है कि आपका आ, ये आप एक सिनेरियो मान लो, ठीक है, ये सिनेरियो है। अब आप ये बोल सकते हो कि देखो मूविंग टारगेट जो आपका होता है, आपका मूविंग टारगेट होता है, इससे इको टकरा टकरा के वापस आती हैं, अच्छी बात है, इसी से आनी चाहिए। लेकिन जो ये स्टेशनरी जो आपके सामान होते हैं, स्टेशनरी सामान, इस इससे भी टकरा टकरा के वापस आती है, लेकिन इसका भी रेंज अलग अलग हो सकता है ना, कोई पास हो सकता है, कोई दूर हो सकता है। तो इको जो टकरा टकरा के वापस आ रही है, यहाँ से क्लटर जो आ रही है, उनको अपन को रेंज के हिसाब से गेटिंग करनी पड़ेगी, रेंज के हिसाब से अपन को रोकना पड़ेगा कि भैया ये जो इको आया है या ये क्लटर आया है जो इस पहाड़ से टकरा के आया है, और ये दूर वाले पहाड़ से आया है, वो दोनों इको मतलब क्लटर ही है, वो आपका इको नहीं है, लेकिन दोनों का रेंज अलग अलग है, ठीक है। तो मुद्दा यही है कि रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर में होता क्या है, नाम से आपको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब मैं आप इसको थोड़ा सा इसको ना ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि और ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में पहले पूछ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो एक अपन यहाँ पे बना लेते हैं, एक सबसे पहला फेस डिटेक्टर, ठीक है। फेस डिटेक्टर अगर आपको ध्यान में होगा, फेस डिटेक्टर, आप MTI रडार का ब्लॉक डायग्राम अगर ध्यान में होगा तो अपन लास्ट में फेस डिटेक्टर के बाद डिले लाइन कैंसलर से पास कराते हैं। लेकिन ये जो रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर है, अगर आपको मल्टीपल टारगेट्स मिल जाते हैं, मान लो ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है, और ये अलग अलग, मतलब सब अलग अलग रेंज में है और अलग अलग टारगेट में, तब हम लोगों को एक दूसरे को सेपरेट आउट करना कि ये दूसरा टारगेट है, ये दूसरा टारगेट, ये दूसरा वाला इको है, मतलब जो क्लटर है। तो ये सबको रेंज के हिसाब से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिले लाइन कैंसलर से पास कराने से पहले हम लोग एक सीरीज ऑफ फिल्टर से पास कराते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो फेज डिटेक्टर के बाद आप सबसे पहले इसको एक ब्लॉक डायग्राम से पास कराओगे जिसका नाम है रेंज गेट। जैसे इसका नाम है रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर, तो इसका नाम है रेंज गेट। अब इस ये अलग अलग होगा, ठीक है, ये आपका अलग अलग होगा, रेंज गेट 2, रेंज गेट 1, रेंज गेट, रेंज गेट 3, और ऐसा चलता जाएगा रेंज, रेंज गेट
n नंबर ऑफ गेट होंगे। क्यों? क्योंकि सबका रेंज अलग अलग हो सकता है, तो इसको सबको अलग अलग रेंज के साथ पास कराया जाएगा। इसके बाद आप इसमें पास करेंगे बॉक्स कार जनरेटर से, बॉक्स कार जनरेटर, ठीक है। ये बॉक्स कार जनरेटर, ये भी बॉक्स कार जनरेटर से ही पास होगा, ये भी सब बॉक्स कार जनरेटर से पास होंगे, ठीक है। आगे मैं इसका वर्किंग बताऊंगा कैसे होता है। इसके बाद देखना, ये हम लोग पास करते हैं बेसिकली डॉपलर फिल्टर से। तो आपका जो रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर है वो यहाँ पे आता है, रेंज गेट वहां लगा दिए अपन, डॉपलर फिल्टर यहाँ पे लगा दिए। वैसे ही सब यहाँ पे अपन डॉपलर फिल्टर लगा दिए, क्योंकि हर अलग अलग सिग्नल को अपन को सेम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन रेंज के हिसाब से अलग अलग अपन को करना होगा। फिर अपन यहाँ पे फुल वेव डिटेक्टर लगा दिए, ठीक है। फुल वेव डिटेक्टर आपको याद होगा ना, हाफ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफ जो अपन पढ़ते हैं, ब्रिज वेव वगैरह। तो फुल वेव डिटेक्टर अगर आपको ध्यान में होगा, इससे अपन इसको पास करा देते हैं फुल वेव डिटेक्टर से। फुल वेव डिटेक्टर इसको क्या करता है कि बकायदा जो आपका बाइपोलर होता है उसको यूनिपोलर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपको क्या होता है, इसको इसके एम्पलीट्यूड को मेजर करना रहता है, तो आप क्या करते हो, लो पास फिल्टर से पास करा देते हो। लो पास फिल्टर से, जो एनवलप डिटेक्टर की तरह काम करता है, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। और फिर इसको हम लोग, जो अगर ये थ्रेश होल्ड के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसको क्या हम लोग कंसीडर करें या ना करें इस वाले को, इसलिए इसको हम लोग थ्रेश होल्ड डिटेक्टर से पास करा देते हैं, कि थ्रेश होल्ड इसका डिटेक्ट करे कि ये थ्रेश होल्ड के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, थ्रेश होल्ड डिटेक्टर, ठीक है। और इसको फिर हम लोग डिले लाइन कैंसलर से पास कराते हैं आगे जाके। तो आपका ये एक लंबा चौड़ा ब्लॉक डायग्राम है जो आपका रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर के हिसाब से है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताते आता हूँ। मेनली इसका जो काम है वो ये है कि आपका जो मल्टीपल मूविंग टारगेट है, मल्टीपल मेन टारगेट, इसका मेन जो काम ये है कि मल्टीपल मूविंग टारगेट को अपन को सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट करना है फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से हम लोगों को जब अलग अलग 5-6 प्लेन एक साथ आ रही हैं तो उनको हम लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा उनके रेंज के हिसाब से, ठीक है। ओके, इसमें सबसे पहला काम ये होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि हम लोग सबसे पहले सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग करते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी हम लोग यही करते थे, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग, और इसी को रेंज गेट कहा जाता है। रेंज गेट जो आप फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम में लगा रहे हो, इसमें होता क्या है कि जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं वो बहुत शॉर्ट इंटरवल में करते हैं। मतलब देखो, अगर सिग्नल आपका मान लो ऐसा 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 ऐसा, ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये सिग्नल आपका आ रहा है, आप क्या करोगे, अगर आपने सैम्पलिंग किया, मान लो इस पॉइंट को आपने सैंपल ले लिया, फिर इस पॉइंट को ले लिया, फिर इस पॉइंट को ले लिया, तो आप इसको मान लो इसको प्लॉट करते जाते हो, तो यहाँ पे ये प्लॉट आ गया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे प्लॉट आ जाए और हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो ठीक है, चलो यहाँ पे अपन इसको ऐसे ऐसे करके बना लेंगे कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे आपने सैंपल लिया और डायरेक्ट थोड़ी देर बाद आपका, लेट सपोज यहाँ पे आपने सैंपल लिया, ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे आपने सैंपल लिया, फिर यहाँ पे आपने सैंपल लिया, तो हो सकता है कि ये जो सिग्नल है ये ऐसा ऐसा ले ले, ठीक है, जब अपन रिकवर करने की कोशिश करें। इसलिए क्या होता है कि सैम्पलिंग का जो टाइम इंटरवल होता है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन को रखना पड़ता है, ताकि क्या होता है, जब ये नॉइस या सब इन्वॉल्व होके आते हैं या मल्टीपल टारगेट्स आते हैं, तो अपन को पता नहीं चल पाता कि कौन कितना दूर में अपन को सैंपल लेना है। इसलिए आप जितना पास 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 सैंपल ले सकते हो उतना आपके लिए रिकवरी करने के लिए फायदेमंद है। इसीलिए अगर आपको ध्यान में होगा तो नाइक्विस्ट साहब ने एक क्राइटेरिया रखा था, कि नाइक्विस्ट साहब का क्राइटेरिया था fs = 2fm, मतलब जो सैम्पलिंग रेट होना चाहिए वो मिनिमम 2fm तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस तो होना ही चाहिए, तभी आप रिकवर कर पाओगे, अदरवाइज रिकवर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सैम्पलिंग बहुत शॉर्ट इंटरवल में करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग जो आपका यहाँ पे होता है वो स्मॉल टाइम इंटरवल में अपन करते हैं।
ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका जो लॉस होना है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे सैंपल किए, फिर यहाँ पे मान लो ये देखो यहाँ पे अपन किए, तो इसका जो नीचे वाला जो आना चाहिए वो सैंपल लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ रेंज इंफॉर्मेशन हमारा बच जाता है, इसमें लॉस नहीं होता, लॉसेस यहाँ पे कम हो जाती हैं अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल में सैंपलिंग करते हो तो। और उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आपको ध्यान में होगा तो इस सैंपल को अपन लेवल्स में अपन बिठा देते हैं कि एक सैंपल आया तो सैंपल ये वाले क्वांटाइजर लेवल में डाल दिए, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन लेवल। अगर आपको ध्यान होगा तो क्वांटाइजेशन लेवल, मान लो ये लेवल अलग अलग लेवल अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं और उस लेवल को अपन यहाँ पे फिट कर देते हैं कि भैया ये लेवल आया है यहाँ पे, ये लेवल यहाँ पे आया है, ऐसा। तो ये क्वांटाइजेशन लेवल में बिठाते हैं। तो मेनली मेरा काम ये था कि हम लोग को सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग करना है, और वो भी वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल के दौरान, क्योंकि हमको कोई भी जो रेंज इंफॉर्मेशन है उसका लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 5-5, 6-6 टारगेट हमारे पास आ रहे हैं, जब जो क्या बोलते हैं दुश्मन गैंग है वो इतनी सारी लोगों को भेज चुका है, हम एक रेंज कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को जनरली स्मॉल टाइम इंटरवल में इसका सैम्पलिंग जरूरी होता है। इसी को हम लोग रेंज गेट करते हैं, कि जिससे हमको ये पता चल पाता है कि ये इससे जो आपका सिग्नल टकरा के वापस आ रहा है, तो हो सकता है जो पास में है उससे तुरंत आ जा रहा है, जो दूर में है उससे थोड़ा लेट से आ रहा है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनेगा, उससे अपन अलग अलग यहाँ पे प्लॉट्स बनेंगे, और प्लॉट के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का जो रेंज है वो अलग अलग है। और जैसे जैसा रेंज है तो इसका अपन एक गेट बना दिए कि भैया इतने पर्टिकुलर को आप पास करोगे, ये बोलेगा कि नहीं मैं इतने पर्टिकुलर को आप पास करोगे, तो अलग अलग गेट बना दिए रेंज के हिसाब से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम पे, जो है आपका बॉक्स कार जनरेटर। बॉक्स कार जनरेटर बॉक्स कार जनरेटर का कोई काम नहीं है, बेसिकली ये ना आपका जो फिल्टरिंग होगा ना, क्योंकि अभी देखो सिग्नल आया है, सिग्नल अलग अलग रेंज के हिसाब से बढ़ गया है, अब इसको बस फिल्टर आउट करना है। मतलब कि इसमें जो हार्मोनिक्स आया हुआ है, हार्मोनिक्स अगर आप समझते होंगे कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में नॉइस आ जाता है, उस अपन हार्मोनिक्स बोलते हैं, तो ये हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने का काम करता है, कि पर्टिकुलर आपका जो जिस फ्रीक्वेंसी से आप पास करा रहे हो उसमें अगर कोई हार्मोनिक्स आया हुआ है तो यहाँ पे एक फिल्टरिंग का काम होता है जो आपका हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग, अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग डॉपलर फिल्टर से पास कराते हैं। डॉपलर फिल्टर कुछ भी नहीं है, एक सिंपली एक बैंड पास फिल्टर है। बैंड पास फिल्टर का मतलब आप समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर बैंड को ही सिर्फ पास करेगा, उसके अलावा किसी को नहीं करेगा। तो बेसिकली इसको अपन क्लटर के रिजेक्शन के लिए यूज करते हैं, कि जितना भी अगर आपका मान लो यहाँ से फिल्टर आउट होने के बाद भी क्लटर का अगर सिग्नल आ रहा होगा तो क्लटर को आप रिजेक्शन कर दीजिए, तो क्लटर रिजेक्शन फिल्टर भी इसको कहते हैं अपन, डॉपलर फिल्टर को। इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग फुल वेव डिटेक्टर से इसको पास करते हैं। फुल वेव डिटेक्टर का काम बस इतना है कि ये कन्वर्ट करता है बाइपोलर वीडियो को, जो बाइपोलर में है उसको यूनिपोलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग लो पास फिल्टर से हम लोग पास कर रहे थे। लो पास फिल्टर क्या करता है, ये यूनिपोलर वीडियो को थ्रेशोल्ड डिटेक्शन सर्किट तक लेके जाता है। मतलब आपका अगर सिग्नल मान लो बाइपोलर से यूनिपोलर में आ गया तो ये पर्टिकुलर सिग्नल को एनवलप डिटेक्ट करके यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ये वैल्यू को ले जाए, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए कि हाँ ये ऐसा ऐसा करके मिला है। लो पास फिल्टर एनवलप डिटेक्शन का काम मेनली कर रहा है। ठीक है। अगर कोई भी सिग्नल कोई भी रेंज गेट से आपने इतना सारा अलग अलग रेंज गेट रखा है, फिर यहाँ से पास होने के बाद कोई भी इनमें से कोई भी n नंबर ऑफ जो गेट में से कहीं से भी जो सिग्नल आ रहा है, वो अगर एनी सिग्नल जो है वो अगर क्रॉस करता है, क्रॉसेस थ्रेशोल्ड लेवल, आपका थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस अगर कर लेता है तो उसको टारगेट माना जाएगा। ठीक है, उसको टारगेट माना जाता है क्योंकि क्लटर वटर सब हट चुके हैं। अब जो भी सिग्नल को पास लेवल को पास किया तो वो टारगेट कहलाएगा। ठीक है। और फिर इसको अपन क्या करते हैं, इस आउटपुट को हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। कोई भी जो डिस्प्ले होता है आपके रडार में, उनमें हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं।
तो बेसिकली अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो फाइनल जो आउटपुट ग्राफ आता है वो ऐसा ही आता है कि आपका ऐसा रहता है, फिर ये थ्रेशोल्ड से होने के बाद फिर ये आ जाता है, फिर ये आता है, फिर थ्रेशोल्ड होने के बाद फिर आ जाता है। ये एक पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी के साथ बार बार रिपीट करते हैं, तो ये FP हो गया, ये 2FP हो गया, और ये जो लेवल हो गया ये आपका थ्रेशोल्ड डिटेक्शन का लेवल जो था आपका, उससे ये ऊपर जा रहे हैं, बेसिकली ये है। तो आप इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव रिस्पॉन्स, रिलेटिव रिस्पॉन्स। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो लिमिटेशंस आपका है, लिमिटेशंस टू MTI परफॉर्मेंस, MTI परफॉर्मेंस। इस टॉपिक से, नाम से समझ में आता है कि देखिए MTI रडार आपने इतना सारा पढ़ा कि कैसे मूविंग टारगेट को अपन स्टेशनरी क्लटर से हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, डिले लाइन कैंसलर से पास कराते हैं, डॉपलर फिल्टर, रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर से पास कराते हैं, इसमें ब्लाइंड स्पीड अगर आ जाए तो ब्लाइंड स्पीड को कैसे रिमूव करते हैं, तो स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बहुत सारा चीज देखा। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका हाँ बोलो क्या आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस टू MTI परफॉर्मेंस, मतलब मूविंग टारगेट इंडिकेटर का जो रडार हम लोग लिए हैं उसके परफॉर्मेंस में कौन कौन बाधा डाल सकती है। तो आपको मैं बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो मूविंग टारगेट इंडिकेटर के परफॉर्मेंस को रोकती हैं। उसमें सबसे पहला तो आपको मैं यही बता देता हूँ कि इक्विपमेंट की जो इनस्टेबिलिटी होती है वो इसमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। आपको मैंने कई बार MTI रडार के समय भी बताया कि इनस्टेबिलिटी ना हो करके ही हम लोग लोकल स्टेलो यूज करते थे, स्टेबल लोकल ऑसिलेटर यूज करते थे, ताकि हम जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं उसमें कोई इनस्टेबिलिटी ना हो, उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो, फ्लक्चुएशन सिर्फ टारगेट और जो क्लटर है वहां से आए, लेकिन हमारे तरफ से, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी जरूर होगी। तो ये बेसिकली आपका ऑसिलेटर के इनस्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि ऑसिलेटर आप कितना भी परफेक्ट बना लो, थोड़ा ना थोड़ा इनस्टेबल रहता है, और उसके वजह से हमारा जो MTI का परफॉर्मेंस है वो लिमिट मार खा जाता है। ठीक है, आपको मैं एक मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर एक स्टेशनरी क्लटर है, लेट सपोज एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इससे मान लो एक बार पल्स गया, पल्स टकरा के वापस आया, लेट सपोज उससे टकरा के पल्स वापस आया तो वो आया A cos ओमेगा t। लेकिन जो आपका ऑसिलेटर था वो जनरेट कर रहा था, वो सेकेंड बार जब वो पल्स भेजा तो उसमें कुछ फेस का डिफरेंस आ गया, और फेस के डिफरेंस के बाद पल्स फ्रीक्वेंसी वही भेजा लेकिन कुछ फेस का डिफरेंस आया और फिर वो वापस आया। तो लेट सपोज ये फर्स्ट जो पल्स भेजे थे उसका पेड़ से टकराने के बाद ये आया था आउटपुट, मान लो इको जो रिसीव हुआ था। सेकेंड बार जो पल्स अपन भेजे हैं उसमें थोड़ा सा हमारे एंड से प्रॉब्लम आ गया, और जो पल्स मतलब जो रिसीव हुआ उसमें आया A cos ओमेगा t प्लस डेल फाई, मतलब ये फेस का कुछ चेंज हो गया दोनों पल्स में। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहोगे A cos ओमेगा t और माइनस A cos, क्योंकि पेड़ तो वहीं पे है लेकिन चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा एंड से जो फेस चेंज हो रहा था वो फेस चेंज हो रहा है। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो क्या, cos A माइनस cos B अगर आप लोगे तो आप आ जाएगा 2 इंटू जो मैग्नीट्यूड है साइन A प्लस आपका, अगर आप A माइनस B बाई 2 करोगे तो आप क्या आ जाएगा डेल्टा 5 बाई 2, और आ जाएगा साइन, मान लो प्लस अपन करना है तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 सिर्फ डेल्टा 5 बाई 2। ठीक है, A प्लस बी बाई 2, A माइनस बी बाई 2, तो ये आ जाएगा मान लो ये। ठीक है, उसको अपन को ध्यान नहीं देना, मेन ये एक मतलब दोनों को माइनस करने के बाद एक सिनोसाइडल वेव आ गया, और उसका सिनोसाइडल वेव का एम्पलीट्यूड ये है। अब अपन को फोकस एम्पलीट्यूड पे अभी करना है, तो एम्पलीट्यूड अगर आप देखोगे 2A साइन मान लो डेल्टा 5 बाई 2, ये इसका एम्पलीट्यूड है। आपको क्या ये पता है क्या कि साइन थीटा में अगर आप थीटा की वैल्यू कम रखोगे तो सिर्फ थीटा हो जाता है ये वैल्यू,
आप देख लेना आपकी जो कर्व होती है ये ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ जब अपन थीटा की वैल्यू लेते हैं तो थोड़े से चीज तक इसको अपन उतना ही मानते हैं, उतना ही रहता है। तो आप इसको भी कंसीडर, इसको अप्रॉक्स ले सकते हो 2 इंटू ए इंटू डेल्टा फाई बाई 2, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब है जो आपका दोनों पल्स आपने जो भेजा उसमें सिर्फ हमारे वजह से गलती था, हम जो भेज रहे थे उसके इक्विपमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन था, उस वजह से जो आपका मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम आया वो ये प्रॉब्लम आया ए इंटू डेल्टा फाइव। ठीक है, ए इंटू डेल्टा फाइव। ये जो ए इंटू डेल्टा फाइव है ये मतलब ये फेस है ना, इतना माइन्यूट फेस, मतलब अगर आपने कुछ स्मॉल फेस एरर आपने प्रोवाइड किया है तो आपका ये जो एरर आएगा वो इस वजह से आएगा। तो आपका जो एमटीआई परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस है, मतलब एमटीआई रडार का, वो लिमिट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस मार खा जाएगी। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग हैं अपने। और दूसरा लिमिटेशन देखते हैं कि ठीक है, हमको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है इंटरनल फ्लक्चुएशन ऑफ क्लटर। मुद्दा ये है कि आपका जो ये क्लटर है, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो भी एक ही जगह पे खड़े रहेंगे क्या? ऐसा तो होता नहीं है। आपका ये जो पेड़ होता है ये भी मूव करता रहता है, इधर उधर मूव करता है। बीच में बारिश आना शुरू हो जाती है, ये जो पानी है ये बहना शुरू हो जाती है। तो ये जो क्लटर है इसमें भी फ्लक्चुएशन आता है, और इस फ्लक्चुएशन के कारण आपका जो इको सिग्नल है वो बार बार चेंज होगा। ठीक है, तो वहां पे आप डिटेक्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होगी मूविंग टारगेट के लिए। इसी को देखते हुए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया गया था कि पावर स्पेक्ट्रा, अगर आप जो पावर स्पेक्ट्रम होता है, मतलब आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर आप बात करोगे किसका, क्लटर सिग्नल का, क्योंकि अपन क्लटर है ना वो बार बार थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, और उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ क्लटर सिग्नल को अप्रोक्सीमेट किया जाता है एक फॉर्मूला के साथ। वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ये है आपका, ये WF क्या होता है, क्लटर का पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लटर का पावर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किसी बैंड की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में अपन कुछ भी चीज लेके चल रहे हैं वो स्पेक्ट्रम। और पावर डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पावर स्पेक्ट्रम आ गया। और किसकी बात कर रहे हैं, क्लटर की, तो क्लटर पावर स्पेक्ट्रम। ये आ गया आपका GF का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये GF का स्क्वायर बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म जो अपन भेजेंगे। ये आ गया G0 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस AF/F0 का स्क्वायर। हालांकि इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, सिर्फ ये ऐसी फॉर्मूला आपको, जब क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर लिमिटेशन क्या क्या आती है, तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है कि हाँ इसको अप्रोक्सीमेट किया गया, ये कोई एक जनरलाइज्ड वो नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड है कि अगर क्लटर से आता है तो आप ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है मूविंग क्लटर्स का, जिसमें आप अगर F0 की बात करोगे तो ये रडार फ्रीक्वेंसी होती है, जो रडार की कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। ए ऐसा पैरामीटर होता है जिसपे क्लटर डिपेंड करता है, जैसे पेड़ हवा पे डिपेंड करता है तो वो उसकी पैरामीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये एक जनरलाइज सॉरी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है मूविंग क्लटर्स का। ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। इसके बाद अगर हम लोग फ्लक्चुएशन भी देख लिए, ये एक प्रॉब्लमेटिक है हमारा, इंस्टेबिलिटी जो कंपोनेंट का वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हम जो एंटीना से स्कैन करते हैं वो भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि आपका जो एंटीना है, लेट सपोज कि आपका ये टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट है और ये आपका यहाँ पे एंटीना है। अब ये एंटीना क्या है, बार बार स्कैन करने की कोशिश करेगा। वो स्कैन किया, मान लो ऐसा करके स्कैन किया, फिर ऐसा करके स्कैन किया, ऐसा करके स्कैन किया, ऐसा करके स्कैन किया, कई बार ऐसा करके स्कैन किया तो पकड़ा गया ये टारगेट। ठीक है, तो इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीना क्या होता है कि स्कैन करता रहता है, एंटीना अपने टारगेट को स्कैन करता रहता है। और
एक फाइनाइट टाइम, मान लो लेट सपोज कि एक फाइनाइट टाइम टी नॉट में उसको टारगेट का इको मिलता है। ये टी नॉट को अगर आप देखेंगे, ये जो फाइनाइट टाइम होता है टी नॉट का, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं एन बी बाय एफ पी। ये एक फॉर्मूला होता है कि आप जो फाइनाइट टाइम के लिए एंटीना टारगेट को स्कैन करता है वो ये होता है, एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ हिट्स रिसीव्ड, मतलब कि कितने बार वो हिट कर पाया टारगेट को, ठीक है, नंबर ऑफ हिट जो उसको रिसीव हुआ है डिवाइडेड बाय पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, आपने कितने बार पल्स रिपीट किया, जितने बार पल्स रिपीट किया उसके उसमें कितना बार हिट हुआ, वो इस पर्टिकुलर टी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट टाइम को। इसका एक और फॉर्मूला होता है टी नॉट का, वो होता है आपका थीटा बी बाय थीटा एस। थीटा बी बाय थीटा एस का मतलब होता है कि जो एंटीना का बीम विड्थ होता है, जैसे एंटीना एक बीम भेजता है तो उसका बीम का जो विड्थ होता है वो थीटा बी होता है, बीम विड्थ, और डिवाइडेड बाय स्कैनिंग रेट, जो वो बार बार जिस रेट के साथ वो स्कैन कर रहा है वो, तो उसको अपन टी नॉट कहते हैं। अब क्या होता है, देखो क्लटर ना अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब आप यहाँ टारगेट को तो बार बार एंटीना स्कैन कर लिया, एंटीना स्कैन करने के बाद एक फाइनाइट टाइम के लिए वो स्कैन किया, और वो आपको यहाँ से फॉर्मूले से भी पता चल गया कि भैया यहाँ पे टारगेट है। लेकिन कई बार जो क्लटर्स को स्कैन किया जाता है तो जो क्लटर का स्पेक्ट्रम होता है आपका, वो कई कई बार बहुत बड़े बड़े स्पेक्ट्रम भी होते हैं, ठीक है, और ये इम्प्रूवमेंट फैक्टर, जो इम्प्रूवमेंट फैक्टर एक पॉइंट होता है उसको इफेक्ट करता है कि कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी लिमिटेशन को स्कैनिंग मॉड्यूलेशन कहा जाता है, कि जो स्कैन करते समय अपन स्कैनिंग मॉड्यूलेशन हो रहा है, या स्कैनिंग, इसको मॉड्यूलेशन बोलो या फिर इसको स्कैनिंग फ्लक्चुएशन बोलो, कि जब अपन स्कैन कर रहे थे तब टारगेट से वो टकराया, ठीक है, लेकिन जब क्लटर से टकराया तो क्लटर का जो स्पेक्ट्रम बना, जो वापस हम लोग यहाँ पे प्लॉट किए, वो कितना बड़ा है, क्या वो इसको भी ओवरलैप कर रहा है आपके टारगेट को भी, अगर वो इतना बड़ा है और ओवरलैप कर रहा है तो सिर्फ हमको क्लटर ही क्लटर दिखेगा, वो टारगेट तो दिखेगा ही नहीं। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है एंटीना का। मतलब अभी तक हम लोग एमटीआई रडार में 3 चीजें देखें कि हमारा ऑसिलेटर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो, मतलब इनस्टेबल हुआ तो, फ्लक्चुएशन क्लटर में कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, और एंटीना जब स्कैन कर रहा है तो स्कैनिंग करते समय जो उसका स्कैनिंग रेट है, ठीक है, ये जो स्कैनिंग रेट है ये कितना है, मान लो आपने ये कम रखा तो ज्यादा समय तक आप धीरे धीरे कर रहे हैं, और जल्दी 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 वो स्कैन कर रहा है बहुत तीव्र गति से, तो उसका टारगेट बहुत कम इंटरवल तक आया। अब आप कोई बता सकता है क्या कि ये स्कैनिंग रेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथा, सेकेंड लास्ट हम लोग देखते हैं, वो है कि एक लिमिटर लगाया जाता है एमटीआई रडार में। एमटीआई रडार में लिमिटर का इस्तेमाल होता है, और ये इसके कारण भी एमटीआई में फ्लक्चुएशन आ जाती है। लिमिटर लिमिटर का मतलब आप समझते होंगे कि किस चीज को लिमिट करना, एम्पलीट्यूड को लिमिट कर देना। मतलब अगर आपको सिग्नल आ रहा था तो आपने क्या किया, एमटीआई प्रोसेसर के साथ आपने पास किया, जो इतना सारा हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे उसको हम लोग एमटीआई प्रोसेसर मान के चलते हैं, वो पूरा प्रोसेसिंग करता रहता है। तो एमटीआई प्रोसेसर के पहले एक लिमिटर लगाया जाता है जनरली। वो लिमिटर क्या करता है, वो जो बड़े बड़े क्लटर्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़े बड़े जो क्लटर्स हैं उससे जो इको आ रहे हैं, मान लो आपका सिग्नल जो टारगेट से है वो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का आपका जो पल्स है वो वापस आया, लेकिन जो बड़े बड़े वो हैं आपके, मान लो लेट सपोज इसी के पहले एक मेटल का एक खंबा था, मेटल से सिग्नल गया, ईएम वेव मेटल में टकरा के अंदर नहीं जा सकता, ये बाहर आ जाएगा, मतलब तुरंत बाहर आएगा, और काफी एम्पलीट्यूड का सिग्नल आ गया आपके पास। अब ये बेचारा टारगेट का जो पल्स है वो छोटा सा है, और इको का जो टारगेट का जो पल्स है वो बहुत बड़ा सा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ही हम लोग लिमिटर लगा देते हैं जो हम लोगों को इसको बराबर कर देता है, मतलब थ्रेश होल्डिंग का काम करता है। तो ठीक है, नॉइस के लेवल पे आपने थ्रेश होल्ड कर दिया कि नॉइस के लिए आपने पहले ही लगा दिया कि भैया आपका ये जो, जैसे ये पल्स है मान लो टारगेट से टकराया और ये आपका यहाँ पे आया, लेकिन नॉइस के कारण क्या हुआ, ये बढ़ गया मान लो, ठीक है, नॉइस के कारण बढ़ गया, तो आप क्या करते हो, एक नॉइस लेवल को सेट कर देते हो कि इतना
तक आप सेट रखो, इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। लेकिन इस लेवल से सेट करने से क्या होता है कि आपका ये जो इको है ये भी हो सकता है कि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है इको इतना बड़ा हो लेकिन वो एंटर कर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिमिटर अपन लगाते हैं वो अपने सहूलियत के लिए लगाते हैं ताकि नॉइस हट पाए, लेकिन इससे जो रेसिड्यू होता है, जो क्लटर होते हैं, उनको भी फायदा मिलता है कि जो छोटे छोटे रेसिड्यू होते हैं वो सब भी एंटर कर जाते हैं उस लिमिटर के लिए। तो ये सारे एक प्रॉब्लम एमटीआई रडार में। लास्ट प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, वो होता है आपका एनवेलप प्रोसेसिंग। एनवेलप प्रोसेसिंग, ठीक है। जनरली आप अगर देखोगे तो एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है, सिर्फ एनवेलप एनवेलप को देखता है, मतलब अगर सिग्नल ऐसा सा आ रहा है तो उसके एनवेलप एनवेलप को पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप देखोगे कि एनवेलप डिटेक्टर का जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो हमेशा कम रहता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कोई भी आप एम्पलीट्यूड लिमिटर की बात करोगे, वो क्या करता है, नॉइस को लिमिट करता है, लेकिन आपका जो सिग्नल भी अगर बड़ा सा सिग्नल है उसको भी लिमिट कर देता है। तो एम्पलीट्यूड डिटेक्टर का हमेशा सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। तो आपका जो क्लटर है वो हमेशा लार्ज मात्रा में होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द एनवेलप प्रोसेसिंग एमटीआई फॉर द डिटेक्शन ऑफ मूविंग टारगेट। मतलब अगर आपका मान लो सिग्नल लेट सपोज बहुत कम है और वो उस लेवल को पार ही नहीं कर रहा है या फिर ज्यादा हो जा रहा है आपका सिग्नल, ठीक है, तो आप यहाँ पे एनवेलप प्रोसेसिंग का जब इस्तेमाल करते हो, उसके एनवेलप को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, तब आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम हो जाता है। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर कम हुआ, इसका मतलब है आपका जो सिग्नल का पावर है, जो सिग्नल मेनली आना चाहिए, जो हमको फायदेमंद सिग्नल है, उसका भी पावर कम हो गया। और ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हमको तो टारगेट से मतलब है ना, हमको तो बाकी नॉइस से मतलब नहीं है। तो हर चीज में जब अपन रिसीव करते हैं कम्युनिकेशन में, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम इसको यूज जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, अपन चेंज कर देते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे एनवेलप डिटेक्टर की ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब मजबूर है हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम रखने के लिए, क्योंकि हमको एनवेलप प्रोसेसिंग करवाना है। तो ये 5 पॉइंट मैंने, आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो एमटीआई रडार को लिमिट करते होंगे, लेकिन ये 5 पॉइंट ऐसे ही है जो आपको आप ध्यान देना है। एनवेलप प्रोसेसिंग, लिमिटर, आपका एंटीना स्कैनिंग जो फ्लक्चुएशन है, और इंटरनल फ्लक्चुएशन है, और आपका इक्विपमेंट इंस्टेबिलिटी है।